नमस्ते करो बच्चों। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने फंडामेंटल देखा, फिर ऑपरेटिंग, इनफ्लो और एक दो क्वेश्चन भी बना चुके हैं। अब ऑपरेटिंग से ऊपर उठते हैं और नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक ना। इन्वेस्टिंग पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन इसका कर लेंगे, फिर फाइनेंसिंग, कैश फ्लो हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, चलिए एकदम फटाफट डिस्कशन बिना समय बर्बाद किए हुए चलो शुरू करो। आओ बेटा, फटाफट ध्यान दे देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना था। ये तो बात पहले दिन से ही क्लियर था कि अगर हम लोग कोई एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे, उससे संबंधित कुछ भी लेन देन होगा तो वो होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ बातें आपकी आंखों के सामने लिखी हुई हैं, आइए देख लीजिए। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये पैसा आएगा तो इनफ्लो। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये पैसा जाएगा तो आउटफ्लो। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। याद है करेंट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा गलती हो गया था मेरे से बनाते समय, याद करो। मार्केटेबल सिक्योरिटी को मैंने इन्वेस्टिंग ले लिया था, वो कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अलग से ऐड होगा। लेकिन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, उसको खरीदे या बेचे, अगर पेमेंट कर दिए तो आउटफ्लो, अदरवाइज इनफ्लो। क्या समझ में आया। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव क्यों हो रहा है सर आपको, क्योंकि जरूर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी को लोन दिया होगा, वहां से इंटरेस्ट मिलना तो इनफ्लो है, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है शेयर के ऊपर तो वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक ना, क्योंकि आपने किसी की कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किया है, वहां से आपको यहाँ पे रेंट रिसीव रहता, कमीशन रिसीव रहता, कुछ और भी रिसीव रहता तो भी यही आता। कमीशन रिसीव नहीं, मान लो यहाँ कमीशन रिसीव भी बोली दो, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है। सबको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छोटा है, इसमें ज्यादा कुछ नाटक है नहीं। लेकिन परेशानी कहाँ होता है, ये एसेट्स का जो वैल्यू देता है ना, थोड़ा इस टाइप का जो बात होता है उसमें समस्या होता है। तो समस्या कहाँ होता है, जब क्वेश्चन में इस टाइप का बात हमें मिले। 2 साल के बैलेंस शीट में, एक 2013 एक 2014, दोनों के बैलेंस शीट में आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसा मतलब ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, दोनों का अलग अलग। लेकिन अब बताओ, अगर यहाँ पे मैं लिखा ओपनिंग में है हमारे पास 7,20,000 का एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, और क्लोजिंग में हो गया 8,60,000, तो सीधा चेंज दिख रहा है 140 का। 140 का सीधा चेंज दिख रहा है, वो भी इंक्रीज हुआ है भाई। इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब एसेट्स इंक्रीज कब करेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं। तो एसेट्स इंक्रीज तब करेगा जब हम एसेट्स परचेज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे देख के ये लग रहा है, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये देख के लग रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 मतलब 1,40,000 का एसेट्स खरीदा है, और इसको हम कहाँ लिखने वाले हैं, आउटफ्लो बोल के। कहाँ बोल के, मतलब आउटफ्लो लिखाएगा ये कहाँ पे, इन्वेस्टिंग में। हो गया। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर हमें ये बोल दिया जाए कि 1,40,000 से, 1,40,000 से के बाद भी यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया कि डेप्रीसिएशन चार्ज, वो 1,40,000 तो मुद्दा था ही, लेकिन अब देखो कैसे चेंज हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग ईयर बोल दे, ड्यूरिंग ईयर ₹80,000, अब 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अच्छा, तो इसको एक बार नॉर्मल समझते हैं। सर आपके पास मशीन था 7,20,000 का, उसके ऊपर 80,000 डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर लिया होगा, तो 6,40,000 का एसेट्स होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन है आपके पास कितने का, कितने का एसेट्स है भाई, 8,60,000 का, मतलब 8,60,000।
अब ये चेंज कितने का हो गया, थोड़ा बताओगे क्या? सर 2 लाख से भी ज्यादा दिख रहा है, 2,20,000 का चेंज। मतलब अब हमको लग रहा है कि हमने एसेट्स का जो परचेज किया है 2,20,000 का किया है। तो सर ये सब घटना घटने से ऐसे नॉर्मल हिसाब करना है कि लेजर बना के दिखाना है? एडवाइस ये है कि लेजर बना के दिखा देंगे, उसमें क्या है। तो अब आता है हमको सीखना है किसको, हम लोग को सीखना है मतलब लेजर ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स का लेजर कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी का एक लेजर हो गया बच्चों। इसमें आप इधर प्लांट एंड मशीनरी लिख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी। इधर सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना? 7,20,000, 7,20,000। क्लोजिंग में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी यहाँ पे कितना? 8,60,000, 7,20,000, 8,60,000। डेप्रिसिएशन, ओ डेबिट क्रेडिट का चक्कर छोड़ दो, अभी ये रफ में बन रहा है, अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर ये सब लिख देना। अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है बाई डेप्रिसिएशन इधर लिख देंगे। ये लेजर का फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दीजिए 80,000। अब यहाँ पे इसको टोटल ऐड कर लेंगे इधर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर टू बैंक बोल के आ जाएगा, जिसका मतलब है परचेज ऑफ एसेट्स। क्या समझे? परचेज ऑफ एसेट्स। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं परचेज, जो कि 2,20,000 आने वाला है, ठीक ना। चलो, तो सर अब इस ये लेजर बनाने से फायदा क्या हुआ? ये लेजर बनाने से फायदा ये है कि हमें ओपनिंग से मतलब नहीं है, क्लोजिंग से मतलब नहीं। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमने इस साल एसेट खरीदा कितने का है, बस। और सर ये डेप्रिसिएशन याद करो, अगर तुम संग संग ऑपरेटिंग भी बना रहे होते तो ये ऑपरेटिंग में जाकर ऐड हो जाता। तो ये डेप्रिसिएशन है तो इन्वेस्टिंग का आइटम, सुनने में लगता है कि इन्वेस्टिंग का है, लेकिन ये जाता है ऑपरेटिंग में, जाके वहां पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड हो जाता है। तो जब भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी किसी भी एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस साथ में कुछ डेप्रिसिएशन का चक्कर दे देगा ना, तो हम लोग लेजर बना के ही काम करेंगे, ठीक ना। एक और लेजर देखते हैं जिसमें प्रोविजन भी रहेगा, ठीक ना। हेलो। तो अब ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जिसमें प्रोविजन मतलब एसेट्स के संग उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा। मतलब एसेट्स रहेगा अपने बुक वैल्यू पे, और नीचे लिखा रहेगा कि अब तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, देखिए। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 10 लाख। कब है ये सर? 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2021 को उसका वैल्यू 12 लाख हो गया। देख के लग रहा है कि 2 लाख का एसेट्स खरीदा गया है क्योंकि बढ़ गया है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन का क्या हाल चले? देखिए, डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में था 1,20,000 और लास्ट में हो गया 1,50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि 2 लाख का एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका कॉस्ट हुआ करता था, वो कब हमने खरीदा पता नहीं, ठीक ना। लेकिन अब तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 60,000, जिसको मैंने बेच दिया, और बेचा कितने में है? 90,000 में। अब इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कैश फ्लो में हम कैसे डील करेंगे, थोड़ा ध्यान से। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है ना कि समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर हमारे पास 1 लाख का 1.5 लाख का मशीन था, सॉरी 10 लाख का मशीन था, तो उसमें 2 लाख का बिक गया, तो बचा तो 8 लाख। तो फिर वो 12 लाख में मतलब 4 लाख का इजाफा हुआ है। फिर ये डेप्रिसिएशन को क्या करें, किसको कैसे डील करें? तो इस कंफ्यूजन का एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि हम लोग क्या करते हैं, दो लेजर बनाएंगे। तुम लोग बोलोगे सर दो अब क्यों इतना टफ बना रहे हो? नहीं बेटा, दो तो बनाना ही पड़ेगा। आइए दो लेजर बनाएंगे, एक बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। दो लेजर अपने कॉपी में जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप। दोनों लेजर मैंने बना दिया है, आइए आप भी बना लीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कॉपी करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को हमेशा एसेट्स के डेबिट में लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना, 10 लाख रुपए। टू बैलेंस बीडी 10 लाख रुपए, उसी को लिखेंगे इधर क्रेडिट में। बाई बैलेंस सीडी कितना, 12 लाख रुपए। ये बैलेंस कॉपी हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ये प्रोविजन का बैलेंस कॉपी करें तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। टू बैलेंस बीडी कितना, 1,20,000। और यहाँ होगा टू बैलेंस सीडी कितना होगा यहाँ पे, 1.5 लाख रुपए। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं ब्लैक पेन से। ड्यूरिंग द ईयर कितने का मशीन बिका है सर, 2 लाख का मशीन बिका है। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, अभी कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले पता करो मशीन बिका कितना में। बाई बैंक। बाई बैंक क्यों लिखवा रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे सेल वैल्यू लिखना है हम लोग को। सेल वैल्यू हो गया 90,000। यस सर। अब पता करना है कि इस एसेट्स पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो अब तक लग चुका था उस पे 60,000। तो ध्यान से देखना, ये बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये सेम चीज कितना है, 60,000 है ना, 60,000। ये यहाँ भी जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी बोलकर। मतलब यही एक आइटम है प्लांट एंड मशीनरी को और प्रोविजन को जो लिंक करता है। मतलब जो एसेट सेल हो रहा है ना, उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है सर। कुछ नुकसान भी हो रहा था, कितने का नुकसान हो रहा था, उसको बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई पीएल बोल के लिख दीजिए। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, देखो 2 लाख का मशीन कितने में बिक रहा है, 90,000 में, जिसमें 60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो 50,000 का लॉस हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, बैलेंसिंग फिगर। तो इधर हो गया 14 लाख, तो इधर भी होना चाहिए 14 लाख, है कि नहीं। तो टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर परचेज, बैलेंसिंग फिगर परचेज, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख का सामान खरीदा है। इधर आइए, इधर आ गया 2,10,000 और क्लोजिंग में इधर है 1,20, इधर भी 2,10 लिख दीजिए। इसका मतलब इस साल आपने बाय डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है, इस साल का डेप्रिसिएशन वो है कितना, 90,000। 90,000। अब ये 90,000 ऑपरेटिंग में जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में। लेकिन हम लोग तो सर इन्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे दो ही जन है, एक ये जाएगा आउटफ्लो और ये 90,000 इनफ्लो। ठीक ना, पूरा क्लियर। तो जब भी ऐसा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए ना, तो हम लोग लेजर बना लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिखना है कि जो एसेट सेल हो रहा है ना, उस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। क्वेश्चन में ऑलरेडी वो मेंशन होगा। तो इन्वेस्टिंग है छोटा, लेकिन इस पे अगर क्वेश्चन आए ना, तो ये चीज में आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि दो लेजर बना के ही हमको काम करना है। एक बार उस दोनों लेजर का फॉर्मेट में दिखा देता हूँ कि किधर क्या जाता है, फिर इस सेशन को बंद करते हैं। ये रहा आपके एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका एक और नाम है एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर जो हमें बनाना है। सर थोड़ा बताइए डेबिट में क्या लिखना है। तो एसेट्स में हमेशा डेबिट बैलेंस में लिखना है। डेबिट में लिखना है टू बैलेंस बीडी। मतलब सर ये कौन सा बैलेंस, अगर 2 साल दिया हुआ है 13 14 15 16, तो इधर 13 का बैलेंस, इधर 14 का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। और आपको पता है ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस, ब्रैकेट में यहाँ मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस। फिर इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी
क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट हो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके अलावा जो एसेट सेल होगा यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैंक बोलकर, जब एसेट्स बिकेगा तो बाई बैंक बोलकर यहाँ सेल लिख देंगे। उस एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है, सिर्फ उस एसेट्स पे याद रहे, जो एसेट सेल हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन, वो क्या बोल के लिखेंगे, बाई प्रोविजन, उस लेजर का नाम लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस लेजर का नाम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी एक गलती हो गया, इसको पहले बैलेंस लिख लेते हैं। अगर प्रोविजन हम बना रहे हैं तो पहले इसको बैलेंस को कॉपी कर लो, बाई बैलेंस BD, यहाँ पे लिख लो बच्चों टू बैलेंस CD, यहाँ लिख लो टू बैलेंस CD, ठीक ना, ओपनिंग मतलब यहाँ, क्लोजिंग यहाँ। अब जिस एसेट्स पे तुमने डेप्रिसिएशन लगाया है, जो एसेट सेल होने वाला है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे अब तक उसमें वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक ना, कितना, यहाँ पे लिखोगे टू एसेट्स, अगर उस एसेट्स का नाम मशीनरी अकाउंट है, ये कौन सा एसेट्स पे डेप्रिसिएशन, सेल होने वाला, याद रखना, सेल होने वाला जो एसेट्स है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ से यहाँ तक जाने का सफर तय करेगा। मतलब यहाँ से उठ के ये अमाउंट और ये ऊपर में था। अब क्या होता है ना, जब भी कोई एसेट्स सेल होता है या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, अगर लॉस हुआ तो भाई इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस। सर जब लॉस हो रहा है तो पूरा नाम क्यों लिखवा रहे हो, पूरा ही नाम लिखना पड़ता है, खाली लॉस ब्रैकेट में लॉस लिख दिए। और गलती से प्रॉफिट हो गया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है सर। अब बच गया इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा टू बैंक। बैंक क्यों सर, क्योंकि हमने एसेट्स परचेज किया है, क्या किया है, परचेज, ये चीज हमको परचेज मिल गया कि एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना हुआ है। तो हमें इससे मतलब है कितना परचेज हुआ है और इससे मतलब है कितना सेल हुआ है, वही इन्वेस्टिंग में जाएगा। बाकी या तो अगर ये प्रॉफिट हो या नुकसान हो, होना तो एक ही है एक क्वेश्चन में, ये जिस पे स्टार मार रहा हूँ इन दोनों में होना एक ही है बेटा, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकता। तो वो जो भी होगा वो ऑपरेटिंग का आइटम है, अगर प्रॉफिट तो लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, अगर लॉस है तो ऐड कर देंगे। और सर इस लेजर को आप क्लोज कीजिए, इस लेजर को जब आप क्लोज करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड में आपको कम दिख रहा है, तो यहाँ बाई डेप्रिसिएशन, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, बचा हुआ एसेट्स पे साल भर का डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग रिमेनिंग एसेट्स पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये रिमेनिंग एसेट्स पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है जो यहाँ लिखेंगे, तब हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस इधर आके खत्म होगा। तो ये दो लेजर में अगर आप 11th क्लास में ठीक से नहीं भी पढ़े थे तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग का आपको क्वेश्चन दुख देगा तो यही क्वेश्चन दुख देगा। दूसरा बात इन्वेस्टिंग में, अगर किसी इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, जैसे गुडविल का वैल्यू पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ मैंने बढ़ गया, तो वो माना जाएगा परचेज। अगर वो घट रहा है एसेट्स, मतलब कोई भी इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो वो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टिंग में तभी आएगा जब वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन मान के हम लोग वहां लिख देंगे। ये पूरा इन्वेस्टिंग का नॉलेज था, इन्वेस्टिंग छोटा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, 2-4 क्वेश्चन इसका दबा के बनाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बोलो बच्चों, बाय बाय।